अच्छा, अगली कॉम्प्लिकेशन जो वोंड लीकेज है, ये अगर पुअरली एग्जीक्यूटेड इंसिजन दी गई हो, इनएडिक्वेट सूचरिंग की गई, या इनकार्सरेशन हो जाए आयरिस की वोंड के अंदर, या एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर हो, तो वोंड लीकेज हो सकता है। इससे जो है इन्फेक्शन प्री डिस्पोज होगा और हमारा फ्लैट एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगली कॉम्प्लिकेशन है आयरिस का प्रोलैप्स। अब आयरिस का प्रोलैप्स क्यों होता है, इस फिगर में भी देखिए, ये देखिए वोंड रप्चर हो गया और ये आयरिस प्रोलैप्स कर रहा है। तो ये जब एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर होता है या इस तरह वोंड रप्चर कर जाए, उस वजह से आयरिस प्रोलैप कर सकती है। यहाँ पे फैको इंसिजन हमने दी है और यहाँ से आयरिस प्रोलैप्स कर गया है। अगली कॉम्प्लिकेशन होती है फ्लैट एंटीरियर चैम्बर। फ्लैट एंटीरियर चैम्बर क्यों होगा कि जब वोंड लीकेज होता है उस वजह से, या प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाए विट्रस की वजह से, ठीक है, या सीलरी ब्लॉक हो जाए या कोरोइडल डिटैचमेंट, तो फ्लैट एंटीरियर चैम्बर मिलेगा। सेकेंडरी ग्लोकोमा भी हो सकता है, जब हमारा रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर होगा तो प्यूपल ब्लॉक एंटीरियर चैम्बर एंगल की वजह से, ठीक है, प्यूपल ब्लॉक की वजह से या तो बढ़ गया है इंट्राओकुलर प्रेशर, या एंटीरियर चैम्बर एंगल ब्लॉक हो गया है विट्रस की वजह से, या रिटेंशन हो गई है विस्को इलास्टिक सॉल्यूशन की हमारे एंटीरियर चैम्बर के अंदर अर्ली स्टेज में, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेट स्टेज में यूज़ कर रहे हैं, तो सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा कोरोइडल डिटैचमेंट भी हो जाती है, तो ये जब हाइपोटोनी हो जाए उस वजह से, जो कि वोंड लीकेज की वजह से हाइपोटोनी हुआ है, ठीक है, यानी इंट्राओकुलर प्रेशर लो हो जाने की वजह से, हाइपोटोनी की वजह से कोरोइड जो है डिटैच हो जाएगी। इसके अलावा आइरिडोसाइक्लाइटिस भी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो रिटेन्ड लेंस मैटर है उसकी वजह से, और मैनिपुलेशन हो जाएगी इंट्राओकुलर टिश्यूज़ की। इंक्रीज इन्फ्लामेशन भी हमें नज़र आएगी चिल्ड्रन में, इन द पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर पिगमेंट डिस्पर्जन सिंड्रोम एंड विद द लॉन्ग टर्म मेयोटिक यूज़। तो उसमें हमें नज़र आ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव आयरिडोसाइक्लाइटिस हो गई, जिसमें ये हाइफीमिया हमें मिल रहा है, ये एक्जुडेट बन गया है, ये एक्जुडेटेड मेम्ब्रेन है प्यूपिलरी एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये आयरिडोसाइक्लाइटिस क्यों हुआ, क्योंकि लेंस मैटर रिटेन्ड है और मैनिपुलेशन हुई है इंट्राओकुलर टिश्यूज़ की। तो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन मिलती है बच्चों में, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में पिगमेंट डिस्पर्जन सिंड्रोम में विद द लॉन्ग टर्म मेयोटिक यूज़। तो हाइफीमिया भी हो सकती है ब्लड की इन द एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, हाइफीमिया भी हमें ब्लड एक्यूमुलेशन एंटीरियर चैम्बर में मिल सकता है। इसमें भी देखिए हाइफीमिया दिखाया गया है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइफीमिया, ये भी अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है। अब आती है पोस्ट ऑपरेटिव वाली लेट कॉम्प्लिकेशंस। उसमें आपने याद रखना है कि क्रोनिक एंडोफ्थेल्माइटिस जो है, पहले उसमें एक्यूट हुआ था, इसमें क्रोनिक होगा क्योंकि स्लो ग्रोइंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो कि कैप्सुलर बैग में इंट्रैप हो जाएंगे। इसके अलावा फैको एंटीजेनिक यूवियाइटिस हो सकता है रिटेन्ड लेंस मैटर की वजह से, और ये जो है रिएक्शन फैको एंटीजेनिक यूवियाइटिस, ये ऑटो इम्यून होता है। कॉर्नियल डीकम्पोजिशन भी हो सकती है, हमारे कॉर्नियल इडीमा हो सकता है, जो कि बहुत सिवियर किस्म के एंडोथेलियल डैमेज की वजह से हुआ है। एंडोथेलियम क्यों डैमेज हुई है, क्योंकि हमारे एंटीरियर चैम्बर में इंट्राओकुलर लेंस की वजह से, या इंस्ट्रूमेंटल टच की वजह से, या विट्रो कॉर्नियल टच की वजह से, तो उसकी वजह से एंडोथेलियम डैमेज हुई है, और उसकी वजह से कॉर्नियल जो है डीकम्पनसेशन हो रही है, या कॉर्नियल इडीमा। तो इसकी वजह से आगे जाके बुल्लस केराटोपैथी हो सकती है, जो कि परमानेंट कॉर्नियल इडीमा करवा देगी। अगला है सिस्टोइड मैकुलर इडीमा, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो पेरीफोव्युलर हमारी कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये सिस्टोइड मैकुलर इडीमा होता है। इसका इंसिडेंस जो है 40% टू 60% है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में, और 10 टू 20% होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर वाली में, ज़्यादा इंट्रा कैप्सुलर में। रिटर्नल डिटैचमेंट भी पोस्ट ऑपरेटिव की लेट कॉम्प्लिकेशन है, 2 to 3% इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में होती है, क्योंकि इसमें हमारे विट्रस लॉस की वजह से हो सकता है रिटर्नल डिटैचमेंट, या ये विट्रस अगर लॉस हो गया तो ये पुल करेगा पेरिफेरल रिटाइना को, उसके नतीजे में रिटाइनल ब्रेक आ जाएंगे और डिटैचमेंट हो जाएगी। देन ओपेसिफिकेशन हो जाती है हमारे पोस्टीरियर कैप्सूल की। याद रखिएगा ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है अनकॉम्प्लिकेटेड जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है उसमें, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि हमारा पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफाई कर जाए। तो इसमें पहली होती है प्राइमरी ओपेसिफिकेशन, ये रेजिडुअल सब कैप्सुलर प्लैक के साथ एसोसिएटेड होती है। इस फिगर में देखिए ये पोस्टीरियर कैप्सूल की जो है ओपेसिफिकेशन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है इसमें एल्शिंग पर्ल्स, एल्शिंग्स एल्शनिंग्स पर्ल्स जो हैं, ये प्रोलिफरेशन जब हो जाती है हमारे लेंस के एपिथेलियम की पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है ना, पोस्टीरियर में उसकी एपिथेलियम प्रोलिफरेट कर रही है, तो ये बहुत ही कॉमन बच्चों में है और 50% एडल्ट्स में होगी, ठीक है, 3 to 5 ईयर्स के बाद। इसके अलावा कैप्सुलर फाइब्रोसिस भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो रिटेन्ड एपिथेलियल सेल्स हैं उनके मेटाप्लेजिया की वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा। पोस्टीरियर कैप्सूल के ओपेसिफिकेशन को हमने कैसे ट्रीट करना है, इसको सर्जिकली हम
एनडी वैग लेज़र जो होता है एडल्ट्स में, उसकी मदद से हम ट्रीट करेंगे, जबकि बच्चों में हमें इसको सर्जिकली ही ट्रीट करना है। ये लेज़र मैंने आपको बताया था कि नियोडाइमियम डोप्ड वाइट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, एनडी वाइग लेज़र, बस याद रखें। इसके अलावा एपिथेलियल और फाइब्रस डाउन ग्रोथ जो है, एपिथेलियल और फाइब्रस डाउन ग्रोथ जो कि डिलेड या फॉल्टी लिम्बल वोंड हीलिंग की वजह से हो सकती है, ये भी कॉर्नियल ओपेसिटी एंड ग्लोकोमा करवा सकती है, ठीक है। तो ये सारी हो गई लेट कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव। अब आती है इंट्रा ओकुलर लेंस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कौन सी होंगी। तो हमारी जो है डिसेंट्रेशन या सब लक्सेशन हो सकती है इंट्रा ओकुलर लेंस की, जो यहाँ पे दिखाया गया, ये सब लक्सेट कर गया विट्रस के अंदर, और ये एस्टिग्मेटिज्म करवा सकता है। तो विजुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, ग्लेयर्स हो सकते हैं, हैलोस नज़र आएंगे पेशेंट को, रिंग्स ऑफ लाइट मिलेंगी और मोनोक्यूलर डिप्लोपिया होगा। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एफेकिया। एफेकिया क्या होता है कि हमारा जो आई के अंदर लेंस है उसकी एब्सेंस ऑफ द लेंस ऑफ द आई, उसको एफेकिया कहेंगे, या अगर एब्सेंस हो जाए लेंस की प्यूपिलरी एरिया से तो उसको भी एफेकिया कहेंगे। डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। सर्जिकल एफेकिया होता है, ठीक है, इसमें हम खुद ही जो है लेंस को रिमूव करते हैं, ये बहुत ही कॉमन कॉज है एफेकिया का। दूसरा ट्रॉमेटिकली एफेकिया हो जाता है, कोई परफोरेटिंग इंजरी हमारे एंटीरियर कैप्सूल को अगर रप्चर कर दे तो साथ में लेंस मैटर की भी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कंजेनाइटल एब्सेंस भी होती है क्रिस्टलाइन लेंस की, ये वेरी रेयरली बेबीज़ जो हैं बिना लेंस के भी बॉर्न होते हैं। कभी कभार जो है अब्जॉर्प्शन हो जाती है लेंस मैटर की हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत ही रेयरली होगा, लेकिन सारे जो लेंस मैटर है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा और कैप्सूल पीछे बस रह जाएगा, तो उसको भी इसकी वजह से एफेकिया हो गया। और जब हमारे लेंस की पोस्टीरियरली डिसलोकेशन हो गई है तो भी प्यूपिलरी एरिया से क्योंकि चला गया है तो उसको भी एफेकिया कहेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, सिम्टम्स जो है पेशेंट को जो है उसका विजन कम हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस वाला भी नियर वाला भी, क्योंकि जाहिर सी बात है लेंस ही नहीं है, एफेकिया हो गया है आई में, ठीक है, और इसीलिए कि एफेकिया का आई बहुत ज़्यादा हाइपर मेट्रोपिक हो जाती है क्योंकि उसमें लेंस ना होने की वजह से। साइंस जो है एफेकिया के क्या मिलेंगे हमें, लिम्बस जो है वो शो कर सकता है लीनियर स्कार, सूचर्स या सूचर मार्क्स शो करेगा, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर जो है हमें डीप नज़र आएगा, याद रखिएगा एफेकिया में एंटीरियर चैम्बर डीप मिलेगा। आइरिस जब हम देखेंगे तो वो हमें आइरिस में हमें ट्रेम्युलसनेस शो करेगा, जिसको हम आइरिडोडोनेसिस कहेंगे। आइरिडोडोनेसिस ये क्या होता है कि हमारी ये कंडीशन है जिसमें हमारा जो आइरिस होता है ना, ये वाइब्रेट करता है जैसे हमारी आई मूव करेगी। तो आई को मूव हम रैपिडली करेंगे तो आइरिस हमें ऐसा डांस करता हुआ या ट्रेम्बल करता हुआ नज़र आएगा, जिसको हम ट्रेमुलसनेस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जब हमारा लेंस डिस्प्लेस हो जाता है, सब लक्सेशन वगैरह हो जाती है लेंस की, उसमें हमें ये मिलता है, ठीक है। तो एफेकिया में हमें ये भी साइन मिलेगा। इसके अलावा प्यूपल जो है हमें जेट ब्लैक कलर का नज़र आएगा क्योंकि उसमें लेंस नहीं रहा अब। परकंजी इमेजेस यानी थर्ड एंड फोर्थ एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो परकंजी इमेजेस 4 होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें थर्ड और फोर्थ जो है वो एब्सेंट होंगी। नंबर 6 रिटाइनोस्कोपी में हमें हाइपरमेट्रोपिया जो है हाई हाइपरमेट्रोपिया शो होगा। उसके बाद है ए फेकिया करेक्शन कैसे करेंगे हम, ठीक है, ए फेकिया की। तो हमारा जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर होता है 59 डायोप्टर्स का आई का, ये कॉर्निया और लेंस दोनों की वजह से होता है। तो जब कैटरेक्ट की एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो ए फेकिक आई का रिफ्रैक्टिव पावर पीछे सिर्फ 43 डायोप्टर्स रह जाएगा, जो कि कॉर्निया की वजह से है। अब जो रिफ्रैक्टिव स्टेट है आई की, ये बहुत ही हाई हाइपरमेट्रोपिया हो गई है। तो अगर हमने इसकी करेक्शन ना की हाई हाइपरमेट्रोपिया की, तो पेशेंट जो है वो विजुअली हैंडीकैप्ड हो जाएगा और अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अब कुछ मेथड्स है फॉर द करेक्शन ऑफ एफेकिया। विजुअल रिहेबिलिटेशन हम करते हैं आफ्टर द कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। जब हम कैटरेक्ट रिमूव करते हैं आई से यानी ई मेट्रोप, तो वो हाई हाइपरमेट्रोप हो जाती है, ठीक है, और विजन जो है वो ग्रॉसली ब्लर हो जाएगा। तो इसको अब हम फॉलोइंग मेथड से करेक्ट करते हैं। नंबर 1 है स्पेक्टेकल्स, जिसमें हम कन्वेक्स लेंसेज की मदद से करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट भी कर सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। इसके अलावा कैरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी। सबसे पहले जो स्पेक्टेकल्स होते हैं कन्वेक्स लेंसेज जो है इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ एफेकिया, जब इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन पॉसिबल ना हो, ठीक है, कन्वेक्स लेंसेज हम यूज़ करेंगे। अब स्पेक्टेकल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये सेफ़ होते हैं, मिनिमल, इनमें बिल्कुल ही थोड़ी सी मिनिमल केयर रिक्वायर्ड होती है, और जब ये
जब कोई ऐसी मतलब ओक्यूलर कंडीशन है जो प्रोहिबिट करती है यूज़ ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस एंड इंट्रा ओक्यूलर लेंस, तो इस तरह के केसेस में ये यूज़फुल रहते हैं स्पेक्टेकल्स, ठीक है। डिसएडवांटेजेस यानी डीमेरिट्स इसमें है कि इमेज की मैग्नीफिकेशन जो है 25 to 33% इसमें मिलती है। यानी इसका ये मतलब है कि इमेज जो एफेकिक आई प्रोड्यूस करेगी वो 25 to 33 टाइम्स लार्जर है बनस्बत इमेज फॉर्म्ड ऑन द ई मेट्रोप आई, ठीक है। बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। ये स्पेक्टेकल्स का एक डिसएडवांटेज है। नॉर्मली हमारा जो ब्रेन है ये फ्यूज़ कर सकता है दो डिसिमिलर इमेजेस को तकरीबन 5% डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ द इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो इस फिगर में भी देखिए, इसमें इमेज मैग्नीफिकेशन दिखाई गई है ग्लासेस, कैटरेक्ट और इंट्राओकुलर लेंस की वजह से। हम स्पेक्टेकल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें हमारा जो नॉर्मली ब्रेन जो है ये फ्यूज़ कर सकता है दो डिसिमिलर इमेजेस को तकरीबन 5% डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ द इमेज। तो इमेज की मैग्नीफिकेशन से क्या होता है कि मिस एडजस्टमेंट हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स जो क्लोज़र होंगे आई के, वो मतलब ऑब्जेक्ट्स इतने क्लोज़र नहीं होंगे लेकिन वो अपीयर बहुत ज़्यादा क्लोज़र हो रहे होंगे, ठीक है, इस इनलार्ज इमेज फॉर्मेशन की वजह से। दूसरा डिप्लोपिया हो सकता है। जब डिप्लोपिया होगा जब यूनिलेटरल एफेकिया एक आई में हो, ठीक है, दूसरी आई बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें गुड विजन है, तो इस केस में अगर स्पेक्टेकल यूज़ करेंगे तो डिप्लोपिया हो सकता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है स्पेक्टेकल्स का वो है स्फेरिकल एबरेशन एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट। ये क्यों होता है? ये थिक और स्फेरिकल लेंस की वजह से होता है जो कि फॉलोइंग प्रॉब्लम्स करवा सकता है, यानी कि इमेज की डिस्टोर्शन हो जाएगी, क्योंकि देखें स्फेरिकल एबरेशन है लेंस की, इमेज जो है वो डिस्टोर्टेड प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेट लाइंस हमें कर्व्स की तरह नज़र आएंगी वो इमेज को डिस्टोर्ट कर देंगी। इसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। दूसरा जो है रिंग्ड स्कोटोमा। ये ट्रू स्कोटोमा नहीं होता लेकिन ये ऑप्टिकली प्रोड्यूस्ड डिफेक्ट होता है फील्ड ऑफ विजन में। ये क्यों प्रोड्यूस होता है? प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ हाई प्लस पावर लेंस, ठीक है, उसके प्रिज्मेटिक इफेक्ट की वजह से ये रिंग स्कोटोमा बनता है। देखिए इस फिगर में भी दिखाया गया है, ये है इसमें करेक्ट फील्ड, जबकि यहाँ पे अनकरेक्ट फील्ड है और यहाँ पे रिंग स्कोटोमा बन गया है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फील्ड विजन, स्पेक्टेकल से क्या होगा कि फील्ड ऑफ विजन जो है वो ट्यूबुलर होगी विद इन द रिंग स्कोटोमा जो बन गया उस वजह से, ठीक है, ट्यूबुलर विजन होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा विजन। इसके अलावा फील्ड मूवमेंट अगर देखें तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन द फील्ड मूव विद द मूवमेंट ऑफ द स्पेक्टेकल लेंस। जैसे ही हम स्पेक्टेकल लेंस को मूव करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं फील्ड ऑफ विजन में वो मूव करते नज़र आएंगे। तो ये भी इसमें लिमिटेशन है या डीमेरिट कह सकते हैं। दूसरा स्पेक्टेकल्स के बाद होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज डेली एंड एक्सटेंडेड वेयर के लिए अवेलेबल होते हैं। ये यूनी ओक्यूलर जो एफेक है उसमें हम यूज़ करते हैं ताकि बाइनोकुलर सिंगल विजन अचीव करें। इसमें भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि ये मोस्ट ऑफ द सीरियस जो ऑप्टिकल डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें स्पेक्टेकल्स की वजह से मिल रहे थे उनको ये कॉन्टैक्ट लेंसेज रिमूव करता है, क्योंकि इसमें जो है कॉन्टैक्ट लेंस में लेस इमेज मैग्नीफिकेशन होती है, स्पेक्टेकल्स में ज़्यादा हो रही थी। इसके अलावा ये सूटेबल होते हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल एफेकिया के लिए। इसके अलावा ये हेल्दी आइज़ जो है ईजिली टॉलरेट कर लेती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इमेज की मैग्नीफिकेशन 7% होगी, तो कुछ केसेस में यूनिलेटरल एफेकिया जो है वो डिप्लोपिया की प्रॉब्लम करवा सकता है। यानी एक साइड तो बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी में अगर एफेकिया उसमें इमेज मैग्नीफिकेशन हो गई 7% कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से तो डिप्लोपिया हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसको साफ़ करना होता है रोज़ाना, कॉम्प्लिकेटेड होता है ये क्लीनिंग रूटीनली, और इन्फेक्शन को भी डिस्पोज कर सकता है और हमारी कॉर्निया की वास्कुलराइजेशन को। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है इन मैनेजिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज, इनके इंसर्शन के लिए और रिमूवल, जनरल केयर, ये मुश्किल हो सकता है किसी के लिए। एल्डरली पेशेंट जो हैं और पेशेंट्स जिनको पार्किंसनिज्म होता है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज को मैनेज भी नहीं कर पाते। दैन थर्ड टाइप आती है लेंस की जो है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। ये रिसेंट मॉडर्न मेथड होता है चॉइस ऑफ करेक्शन ऑफ एफेकिया के लिए, ठीक है। अब ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड है विजुअल रिहेबिलिटेशन का आफ्टर द कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में हम देख रहे थे, उसमें हम इंट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर रहे थे। कैसे ये इम्प्लांट करते हैं हम? एक तो प्राइमरी प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ कैटरेक्शन हम कर लेते हैं इम्प्लांट। दूसरा एज अ सेकेंडरी प्रोसीजर जो सम टाइम आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी हम इसमें इम्प्लांट करेंगे। इसके जो एडवांटेजेस होंगे कि ये फ्री है फ्रॉम ऑल डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जो कि हमें स्पेक्टेकल लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस में डिसएडवांटेजेस मिल रहे थे वो बिल्कुल भी इसमें नहीं होंगे इंट्राओक्यूलर लेंस के अंदर। तो इमेज जो मैग्नीफिकेशन है वो भी इसमें प्रैक्टिकली निल है। इंट्राओक्यूलर लेंसेज हमें इफेक्टिवली और थियोरेटिकली ज़्यादा नेचुरल करेक्टेड विजन प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव विजुअल रिहेबिलिटेशन भी इसमें इमीडिएट होती है और प्रैक्टिकली इसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है फॉर इट्स यूज़।
ये हमें सिंगल बाइनोकुलर विजन प्रोवाइड करेंगे, और अगर यूनिलेटरल कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन हुई है तो उसमें भी सिंगल बाइनोकुलर विजन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो ये कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द स्पेक्टिकल्स एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, और ये कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स पे भी रिलायंट है। इसके अलावा ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है, जैसे कि सूडोफेकिक बुल्लस केराटोपैथी, जब अगर हम इसको एंटीरियर चैम्बर में इम्प्लांट कर लें तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये असल में हम इरिवर्सिबल कॉर्नियल इडीमा को कहते हैं, सूडोफेकिक बुल्लस केराटोपैथी, ठीक है, जब इरिवर्सिबल कॉर्नियल एडिमा को कहेंगे तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगला है कैरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो ये असल में सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि रिफ्रैक्टिव पावर हमारी कॉर्निया की बढ़ा देगा बाय मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के कर्वेचर को ये मॉडिफाई करती है सर्जरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एपी कैरेटोप्लास्टी होती है इसमें, एपी कैरेटोप्लास्टी, और दूसरी लेसिक। तो एपिकेरेटोप्लास्टी जो है ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जा रहा है फॉर द करेक्शन ऑफ एफेकिया इन्फेंट्स के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। लेसिक जो प्रोसीजर है ये रीसेंट प्रोसीजर है हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन के लिए। तो ये दोनों कैरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की टाइप्स हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है विच इज़ द एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस क्या होता है? डेफिनेशन है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए हमारे लेंस की फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन तो उसको हम एक्टोपिया लेंटिस कहेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट जो है लेंस की, ये सबलक्सेशन भी हो सकती है या लक्सेशन। सबलक्सेशन यानी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगी लेंस की अपनी नॉर्मल पोजीशन से, लेकिन वो प्यूपिलरी एरिया में ही रहेगा। और लक्सेशन में क्या होता है? कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाएगी लेंस की प्यूपिलरी एरिया में से, और ये रेंडर करेगा प्यूपिल को बिल्कुल ही एफेकिक, यानी एब्सेंस ऑफ लेंस हो जाएगी कम्प्लीटली। इस वाले फिगर में देखें, ये पार्शियली जो है लेंस डिसलोकेट हो गया है, इसको हम सब लक्सेटेड लेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये लेंस जो है वो एंटीरियर चैम्बर में ही आ गया है, तो इसको ये कम्प्लीटली डिसलोकेट हो गया है तो उसको हम लक्सेटेड लेंस कहेंगे। अब एक्टोपिया लेंटिस के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। एटियोलॉजी में सबसे पहले हेरेडिटरी कॉजेज़ हैं, जैसे फैमिलियल एक्टोपिया लेंटिस, ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। दूसरा एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिला है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है प्यूपिल की और लेंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिटली होंगी, इनको हम एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिला कहेंगे। इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम में भी होता है जो कि एक हेरिटेबल डिसऑर्डर है जिसमें कार्डियक ओक्यूलर स्केलेटल मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं, हम पढ़ के आए हैं। इसमें अब 50 to 80% पेशेंट जो है वो बायलेटरल सुपीरो टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, सुपीरो टेम्पोरल लेकिन बायलेटरली। अब सम जो अकोमोडेशन है वो रिटेन होगी क्योंकि उनकी जो जोन्युलर अटैचमेंट्स हैं वो इसमें बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं इस वजह से। तो 10.49 इस फिगर में देखें मार्फन सिंड्रोम एक्टोपिया लेंटिस दिखाया गया है। यहाँ पे जो है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई है लेंस की, ठीक है, सुपीरो टेम्पोरल हमने कहा, और ये देखिए इंटैक्ट जोनूज अभी भी हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अकोमोडेशन होगी। इसमें पेशेंट को एसोसिएटेड फीचर्स क्या होंगे मार्फन सिंड्रोम के साथ? एक्सियल मायोपिया, ग्लोकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क भी बढ़ जाएगा। सिस्टेमिक फीचर्स कौन से हो सकते हैं? मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स होंगे, एरेक्नोडेक्टाइली, लॉन्ग लिम्स, जॉइंट लैक्सिटी, काइफोस्कोलियोसिस और इसके अलावा हाई आर्क्ड पैलेट। कार्डियोवास्कुलर भी होती हैं जैसे कि एओर्टिक डायलेशन हो जाएगी, एओर्टिक एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, ठीक है, ये मार्फन सिंड्रोम के सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा एटियोलॉजी में हेरिडिटरी कॉजेज़ में आ जाता है वेल मार्चेसानी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी बायलेटरल एंटीरो लेकिन इन्फीरियर लेंस डिस्प्लेसमेंट करवाएगा और प्यूपिल ब्लॉक कर सकता है, या फिर ओकेजनली ये एंटीरियर चैम्बर में भी डिसलोकेट कर सकता है क्योंकि लेंस जो है वो माइक्रोस्फेरोफेकिया है, यानी इसमें एबनॉर्मल स्फेरिकल शेप होती है इस कंजेनाइटली इस लेंस की, ठीक है। तो इस वजह से जो है एंटीरियर चैम्बर में भी ये डिस्प्लेस कर सकता है इस मेल मार्चेसानी सिंड्रोम के अंदर, जिसमें माइक्रोस्फेरोफेकिया मिल रहा है। तो हमें फिगर में भी नज़र आ रहा है ये माइक्रोस्फेरोफेकिया है और यहाँ पे एफेकिक एरिया है जहाँ पे लेंस डिसलोकेट हो गया है। अगला हेरिडिटरी कॉज है होमोसिस्टिन्यूरिया। ये इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का जिसमें सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज कम होगा, जिसके नतीजे में होमोसिस्टिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और मेथियोनिन की, ठीक है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। अब बायलेटरल लेकिन इन्फीरियर नेज़ल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हर किसी में जो है डिफरेंट टाइप की डिसलोकेशन हो रही है, तो इसमें भी आपने याद रखना है। फिगर में देखें बायलेटरल इन्फीरियर नेज़ल जो है इसमें डिसलोकेशन होगी, यहाँ पे ऊपर एफेकिक एरिया हमें ऊपर मिलेगा। अब इस केस में अकोमोडेशन लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि जोन्यूल्स जो है उनकी भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी।
ये भी फिगर देखिए, इसमें भी मेल मार्चेसानी सिंड्रोम दिखाया गया है, जिसमें ये माइक्रो स्फेरोफेकिया है और जो लेंस है वो एंटीरियर चैम्बर के अंदर डिसलोकेट हो गया है। होमोसिस्टीन्यूरिया के साथ जो एसोसिएटेड ओक्यूलर फीचर्स होंगे उनमें पेशेंट को मायोपिया, ग्लोकोमा और रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है। इसके अलावा हेरिडिटरी कॉज होता है सल्फाइड ऑक्साइड डेफिशिएंसी। इसमें हमें एक्टोपिया लेंटिस जो है वो यूनिवर्सल फाइंडिंग मिलती है। ये फिगर देखिए, इसमें लेंस जो है वो डिसलोकेट हो गया है एंटीरियर चैम्बर के अंदर। तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें प्रोग्रेसिव साइकोमोटर डिटोरिएशन हो जाएगी, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिजिडिटी होगी और लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी IQ लेवल भी इसमें लो होगा। इसमें जो लाइफ लेस देन 5 ईयर्स होगी पेशेंट की। अगला कॉज है हाइपरलाइजिनीमिया। ये इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, जो कि लाइजिन अल्फा कीटोग्लूटारेट रिडक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ओकेजनली ये भी एक्टोपिया लेंटिस के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो है इसमें हेरिडिटरी कॉजेज़ हैं। अब कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ भी होते हैं एक्टोपिया लेंटिस के, जैसे कि अगर ट्रॉमा हो जाता है। ये फिगर देखिए, इसमें ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन हो गई है लेंस की। ये डिसलोकेटेड लेंस है, जबकि यहाँ पे ये एफेकिक एरिया है। इसके अलावा एक्वायर्ड में हाई मायोपिया की वजह से हो सकता है, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, सूडो एक्सफोलिएशन। सूडो एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि वाइट फ्लेकी मटेरियल जो है ये आयरिस पे, कॉर्नियल एपिथेलियम, एंडोथेलियम, सिलियरी बॉडी, इन सब पे एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके अलावा बफ्थेल्मोस में हो सकता है लेंस डिसलोकेट। ये ज़्यादातर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में होता है कि इसमें बफ्थेल्मोस में आई की इन्लार्जमेंट हो जाती है, उसकी वजह से भी ये लेंस डिसलोकेट हो सकता है, या जब सिलियरी बॉडी में कोई ट्यूमर हो जाए। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या मिलती है हमें एक्टोपिया लेंटिस की, कि एक तो उसमें डिक्रीज विजन होगा क्योंकि लेंस डिसलोकेट हो गया है, इमेजेस भी डिस्टॉर्टेड प्रोड्यूस होंगी, और मोनोक्यूलर डिप्लोपिया होगा पेशेंट को, ठीक है, जिसको हम ट्रायोपिया भी कहते हैं। ट्रीट हमने कैसे करना है, एक तो हमने रिफ्रैक्टिव एवरर को जो है वो सर्जिकली या फिर हम स्पेक्टिकल्स की मदद से करेक्ट करेंगे। सर्जिकली हम लेंस को रिमूव करेंगे। इंडिकेशन क्या हो सकती है सर्जरी की, जब इनट्रैक्टेबल एमिट्रोपिया हो, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा एमिट्रोपिया हो जाए। इसके अलावा लेंस इंड्यूस्ड अगर ग्लोकोमा हो जाता है तो हम सर्जरी करेंगे। लेंस अगर एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा डिसलोकेट होकर तो भी सर्जरी करेंगे। और इसके अलावा अगर कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है इसकी वजह से, एक्टोपिया लेंटिस की वजह से, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे एंटीरियर चैम्बर में हो जाएगी तो ये एंडोथेलियल टच कॉज करवाएगी। विट्रस में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, या ये ग्लोकोमा भी कॉज करवाएगा, कैसे, प्यूपिलरी ब्लॉक करके, या फिर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो सकता है। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेंस एंड कैटरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो से ग्लोकोमा का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे।